पॉजिटिव नेगेटिव कितना जरूरी है लाइफ में? जीवन में ऊपर की तरफ जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बिल्कुल। नीचे की तरफ जाने के लिए वो ग्रेविटी अपने आप ही आपको खींच लेती है। वाह वाह वाह। आपको कांगड़ा के बच्चे सबसे ज्यादा शरारती लगे या शिमला के? एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, मैं फील करूं कि यार इधर शोर तो कोई हो नहीं रहा है, बच्चे बड़े साइलेंटली पढ़ रहे होंगे, बड़ा ही अच्छा डिसिप्लिन होगा स्कूल का। फिर जब मैं बाहर निकला तो क्लासें तो सारी खाली थी। फिर मैंने टीचर्स को बोला, यार बच्चे कहाँ हैं? वो कहते हैं वो तो प्रेयर के बाद निकल जाते हैं। अच्छा। शिक्षा का जो महत्व है वो हमारी लाइफ में कितना जरूरी है? फॉर्मल एजुकेशन जो है वो टीचर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? प्रिंस जी, मैं यही समझता हूँ कि आपके स्टूडेंट्स दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही है सबसे बड़ी सक्सेस। सर कितना जरूरी है भगवान जिंदगी में? हर कोई सर सक्सेस के पीछे भागा हुआ है, मुझे ये कामयाबी चाहिए, मुझे ये कामयाबी चाहिए। इंक्लूड मैं भी उसी में हूँ, क्योंकि मेरी भी एज है, मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। सर आपके क्या विचार हैं? सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? सर साइंस और भगवान ये दोनों हमेशा अलग अलग रहे हैं और रहेंगे। मैं एक ऐसे इंसान के सामने अभी बैठा हूँ जिन्होंने पूरी उम्र साइंस पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी और पढ़ाई, और आज वो मेरे साथ भगवान के उस लेवल की बातें कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना जब आपको पता है कि ये चीज ऐसे हो सकती है, पर मैं फिर भी इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये अलग है ही नहीं। अगर आज हम आपको मिलकर सारे वोट डालकर शिक्षा मंत्री बना दे तो आप क्या ठीक करना चाहेंगे? इंडिया में ऐसा क्या है कि जो बच्चा जितना टैलेंटेड है उसे उसका मोल नहीं मिल पाता है? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से शो में जिसका नाम है बड़का जी आगे। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ऐसी शख्सियत आप सभी के बीच लेके आते हैं कि जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है और आपको भी। वैसे ही आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनका जो ज्ञान है वो समंदर की तरह है और अनुभव जो है वो पहाड़ों की तरह। अगर मैं बात करूं तो वो पेशे से टीचर रहे हैं, वो भी फिजिक्स के, और प्रिंसिपल रिटायर आए हैं, और जिसको आप बोलते हुए देख रहे हैं मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इतिहास की बात करूं, तो उनके जो स्टूडेंट हैं आज के समय में पियन से लेके प्रिंसिपल और कर्नल, जनरल, एनडीए तक जिनके स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आज इस पॉडकास्ट में वो हमारे बीच हैं, जिनका नाम मैं बड़ी प्राउड फील के साथ ले रहा हूँ। हमारे बीच हैं वेरी रिस्पेक्टेड कुलदीप चौहान सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यार से शो में जिसका नाम है बड़का जी। धन्यवाद प्रिंस जी, आपने मुझे बुलाया तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। आप जिन बुलंदियों को आज छू रहे हैं और जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं और जिस तरह से आप अपने जीवन में आगे निकल रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे वो समय याद आ रहा है अच्छा। जब 6th क्लास में, 7th क्लास में आप हमारे स्कूल में वो ज़मीन के ऊपर टाट बिछाकर बैठे होते थे और हम आप लोगों को वहीं पे मतलब पढ़ाने की कोशिश करते थे, और आप जैसे बच्चे वहीं से पढ़ के बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। तो ये आप बच्चों की भी ग्रेटनेस है कि आप लोगों ने ये महसूस नहीं किया कभी कि हमें बैठने की जगह, क्योंकि वो हमारे ज़माने में कोई बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था सरकारी स्कूलों में। लेकिन बच्चों में ये भावना ही नहीं होती थी कि हमें मतलब ये अच्छा मिले, बुरा मिले, ऐसा कुछ भी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, जो टीचर्स में डिवोशन थी बच्चों के प्रति, तो वो रंग लाती थी। और उसी वजह से जो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे काफ़ी आगे तक निकल जाते हैं। सर कैसा लगता है आपको आज के, मैं पर्सनली, हम जिंदगी में बाद में चलेंगे, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा पूछ लूं क्योंकि दर्शक भी हमें देखते हैं और कमेंट करते हैं बड़े प्यारे प्यारे। 2006 की बात करूं मैं तो मेरी जिंदगी में मेरे हाथ में, जितने भी दोस्त यहाँ देख रहे हैं, मेरे हाथ में सबसे पहले माइक देने वाले जो इंसान हैं वो कुलदीप चौहान सर हैं। और मेरी मम्मी जी को इन्होंने 2006 में बात बोली थी कि मुझे नहीं पता ये बच्चा पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, पर ये जो भी करेगा लोग इसको फॉलो करेंगे। सर आपको कैसा लगता है कि आज हम लोग साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं?
हाँ, वो इतना अच्छा मतलब फ़ील हो रहा है ना कि वो बच्चा वो एक इंस्टेंट मतलब इंस्टांस था जब आपके माताजी ये चिंता लेकर आए थे कि अ, ये बच्चा पता नहीं पढ़ता भी नहीं है, ये घूमता ही रहता है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। लेकिन एज़ ए उस टाइम मैं प्रिंसिपल था, तो एज़ ए प्रिंसिपल मेरी नज़र सभी बच्चों के ऊपर रहती थी। तो मुझे आप बहुत अच्छे लगते थे। आप ज़रूर इधर-उधर घूमते थे या कुछ करते थे, कमेंट करेंगे लेकिन सर बाद में सारे। हाँ, लेकिन मैं आपका जो हाव-भाव, चाल-चलन ये सारा देखता था ना, तो फिर मुझे ये लगता था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। हुँ, तो इसीलिए मैंने आपके माताजी को बोला कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा क्लास में लगातार बैठा रहेगा और फिर ही ये कुछ करेगा। इस बच्चे में टैलेंट है। हुँ, तो ये ज़रूर ज़िंदगी में कुछ न कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा और लोग इसको देखेंगे, देखना आपने जब मैंने आपकी माताजी को ये शब्द कहे थे। वाह, वाह, वाह! और फिर एक और बात होती थी हमारे मन में कि जिस बच्चे में जिस तरफ निकलने की है मतलब उसमें कैपेबिलिटी है, तो उसको उसी तरफ तराशो, उसी तरफ निकालो। तो ये आपको शायद आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा। मैंने जब ये स्कूल के प्रोग्राम होते थे ना, तो मैंने फिर जो हमारे बाल सभा होती थी। बाल सभा या वो जो भी था, जो टीचर उसको कंडक्ट कर रहे थे, मैंने उनको स्पेशली ऐसे बुलाया, मैंने कहा वो जो बच्चा बैठा है ना, इसको बुलाओ। छोटे वाला हाँ, प्रिंस। तो आप तो बिल्कुल शर्मा के बैठे हुए थे हाँ। और आपको कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा भई। तो मैंने कहा उसको बुलाओ, वो कहते इसने तो नाम ही नहीं लिखवाया हुआ है। हाँ। मैंने कहा आप बुलाओ ना। फिर चलो मैं प्रिंसिपल था, वो टीचर थे तो मेरी बात तो उनको माननी पड़नी थी। तो उनको बुलाया फिर मैंने कहा इसके पास वो दे दो माइक दे दो। इसको बोलो कि गाना गाओ। तो हाँ, मैंने गाना गाया सर। हाँ, इन्हें चढ़ी है पींगा टूट जाना। तो आपने क्या गाना गाया? वो सारा स्टाफ और सारे बच्चे हैरान हो गए, हैं? तो आपने गाना गाया इन आंगियाँ पींगा टूट टूट जाना एक और लंबे लम्मा में ला वाला रखे। हाँ, भाई सर बहुत वायरल हुआ था उस समय। मैंने वो फिर वो मेरे मुँह की तरफ मैंने कहा आप लोगों को इतनी पहचान नहीं होती है जितनी मुझे होती है बच्चों की। हाँ। और मान गए और ये बात जो थी ना मैं 8 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, तो लगभग टीचर्स के साथ मेरा बड़ा अच्छा मतलब रिलेशन रहा है और सभी लोग इस चीज़ को मानते थे कि ये जो कह देते हैं वो बात सही होती है। तो बड़े अच्छे-अच्छे आप जैसे ये जो आप सुशांत की बात कर रहे हैं ना, ये बच्चा जो है वो सुशांत जी प्रधान। हाँ, जो उप-प्रधान जो जी, गर्ली के प्रधान गर्ली जो। के आज की डेट में गर्ली के जो उप-प्रधान हैं, हाँ जी। ये बच्चा जब मेरी क्लास में आया था पिछले ना एपिसोड में सर हमारे हाँ, गेस्ट थे ये। अच्छा, तो ये बच्चा जब मेरी क्लास में आया था, हाँ। तो ये बच्चा भी ऐसे मस्त किस्म का था, हाँ, हाँ। मस्त मौला किस्म का बच्चा था और दूसरे जो केमिस्ट्री वाले थे, मैथ वाले थे, वो उस वक़्त मैं लेक्चरर था। तो वो ऐसे इसके बिल्कुल उन्होंने बना लिया एक कि इसको निकालो स्कूल से भई। ये तो ना तो हमारी बात सुनता है, तो और ये करता है, वो करता है, ये बैठता नहीं, ये नहीं करता वो और ये तो ये तो सुपर जीनियस है बच्चा। हाँ, हाँ। अब क्लास में मैं इससे बात करता था, इंटरेक्शन होती थी मेरी हुँ, इसके हुँ। साथ। तो मैंने कहा, "यार क्या बोल रहे हो तुम लोग? हुँ, स्कूल में जितने बच्चे हैं और आपकी क्लास में जितने बच्चे सबसे इंटेलिजेंट ये बच्चा है।" हुँ, हुँ। तो वो कहते, "देख लेंगे क्या होगा, क्या नहीं होगा।" तो पता नहीं उनके पास वो कोई बन नहीं पाई बात कि क्या ये केमिस्ट्री में नहीं कर पाया था मतलब ज़्यादा लेकिन फिजिक्स में इतना अच्छा किया इसने इतना अच्छा किया और ये प्लस 2 किया इसने फिर आगे निकल गया एंड ही वाज़ वेरी स्टिल जीनियस मतलब इसका दिमाग बड़ा ही फर्टाइल सर अब आपने हाँ, अगर स्टूडेंट्स की बात की है, हाँ, 34 साल के करियर में हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट हाँ, जिन्हें आपने सोचा हो कि यहाँ पहुँचेगा और सच में वहाँ पहुँचे, ऐसे कोई नाम जो आज आपको मिलते हों और बड़ा अच्छा महसूस करते हो आप? हाँ, हाँ, जिनका वो वीडियो हमारा जो वीडियो है वो उन तक भी पहुँचेगा, ऐसे शुरू-शुरू कोई में नाम?
शुरू में मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत कम बच्चे थे जो साइंसेज में आते थे। तो एक लड़की थी जिसका नाम रेखा था। तो एग्जाम होते थे, बच्चे फेल फुल हो जाते थे, लेकिन वो लड़की बड़ी उस समय प्लस अच्छी। 1 भी बोर्ड होता था। हाँ, उस टाइम हाँ, +1 +2 दोनों में बोर्ड ही होते थे। तो वो बच्ची बड़ी मेहनती थी। और मुझे मेरे जो था वो मतलब है, एक दिमाग में कीड़ा था कि पढ़ाकर ही पास करवाने हैं बच्चे। आपके समय में नकल नहीं हुई है, ऐसा भी हाँ। बड़ा देखा गया है। हाँ, दाएँ-बाएँ से नहीं हेल्प मिले, तो मेरे को डराते थे टीचर कि मैंने कहा पढ़ाकर ये अगर 50% भी ले जाएँगे ना, तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है अभी, और आप इनको पढ़ने दो अभी। तो उस लड़की ने +2 किया यहाँ से, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन कॉलेज में उसने फिर मेरा ख़्याल डलियारा कॉलेज में उसने टॉप किया। फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट में उस टाइम 15-16 सीटें होती थी सारी, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिली। वहाँ भी उसने फिजिक्स में टॉप किया और फिर वो कॉलेज में लेक्चर लग गई थी। एक लड़का था पूर्णिया परोता से, जीके शर्मा गणेश। ओके। आप मानेंगे नहीं, मतलब मेरी बड़ी ट्यूनिंग होती थी बच्चों के साथ। जो चीज़ पढ़ानी ना उस बच्चे को, जब दूसरे-तीसरे दिन टेस्ट लेना तो एक शब्द वैसे का वैसा ही होता था उसका, और हैंडराइटिंग इतनी अच्छी, और मैं आई वाज़ हाइली इम्प्रेस्ड कि ये बच्चा इतना अच्छा है। तो चलो कर गया वो भी वो उसने भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी करी। तो वो उसने अच्छा, ये होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ना बॉम्बे का, हाँ जी। वहाँ आईआईटी के बच्चे ही जाते हैं। ओके। हाँ, आईआईटीज़ के बच्चे ही जाते हैं और वही कामयाब होते हैं वहाँ पे जाके। तो उस बच्चे ने वहाँ पे अपनी जगह बनाई अच्छा। और एज़ अ साइंटिस्ट बार्क में बीआरसी में वो आया। प्रेजेंट टाइम में वो साइंटिस्ट है। हाँ, साइंटिस्ट है। वाह, वाह! तो काफ़ी मतलब 2-4 साल पहले तक मेरा संपर्क था, अब थोड़ा टूटा हुआ किसी ने मेरे को बोला कि वो आपका वो मतलब मैं हम आपको उनका वो दे देंगे फ़ोन-फ़ान, तो चलो मैंने कहा वो देखा जाएगा। एक लड़का प्रागपुर से निकाल के उन्होंने उसके पेरेंट्स ने यहाँ पे उसको करवाया दाखिल, मतलब एडमिशन दिलवाई। तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल सा था, लेकिन उसकी चाल-ढाल मतलब ऐसी थी कि मुझे लगता था कि ये ऑफ़िसर बन जाएगा, मतलब ऐसे था। और अ, वो +2 कर गया, फिर आगे जाके उसने पता नहीं बीएससी, एमएससी भी करी, लेकिन जब 8-10 साल के बाद मुझे मिला तो कहता मैं एयर फ़ोर्स में मतलब कमीशन्ड अफ़सर बन गया हूँ। वाह, वाह, वाह! मैंने कहा यार कमाल है, तो बड़ा अच्छा है मतलब वो भी बच्चा। आपके पास तो सर हर फ़ील्ड का, अगर मैं अपनी लोकल बात करूँ, हुँ, जहाँ पे आप रहते हैं या जहाँ पे मैं रहता हूँ, हुँ, हमें जहाँ से लोग देख रहे होंगे, हुँ। आपके नियर अबाउट अभी लगभग 50 स्कूल होंगे, उनके मैक्सिमम जो प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, वो आपके स्टूडेंट हैं। कैसा हाँ, फ़ील करते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी जाता हूँ मेरा या तो कोई टीचर स्टूडेंट होता है या कोई प्रिंसिपल वहाँ पे लगे हुए हैं, वो स्टूडेंट ही है मतलब अगर मैं आज मैक्सिमम। के समय में इंडिया के सबसे पुराने स्कूलों में से एक बात करूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरली, जहाँ से हाँ, आप प्रिंसिपल एज़ ए प्रिंसिपल रिटायर आए थे। हाँ। वहाँ के आज जो प्रिंसिपल हैं, वो भी आपके स्टूडेंट हैं, हाँ, अनिरुद्ध अनिरुद्ध शर्मा जी, जी। हाँ, वो उनके बारे स्टूडेंट है। में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अनिरुद्ध है ना, ये स्टार्टिंग में जब मेरा ख़्याल इन्होंने 86, 87, 88 में करी है +2 ना, तो ये एक नॉर्मल से स्टूडेंट थे। मतलब उस तरह के नहीं थे, पर ये रेगुलर वर्कर था। ये एक मतलब इस तरह का इसमें था टैलेंट। तो ये मतलब +2 कर गया बड़े आराम से, हुँ। और फिर आगे इसने बीएससी, एमएससी कर ली। तो बाद में फिर चलो ये बड़ी उपलब्धि इनकी ये रही कि इन्होंने डायरेक्ट प्रिंसिपल का जो टेस्ट है वो भी क्वालीफाई किया। आप ही इज़ डायरेक्ट प्रिंसिपल। आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा। गर्ली स्कूल जब आपने छोड़ा, हाँ। अब कोई और वहाँ पे प्रिंसिपल है, जो हुँ। चीज़ें आप नहीं कर पाए, वो उस प्रिंसिपल ने नहीं, की। ही हैज़ बीन डूइंग।
वो बहुत कुछ कर रहा है। और मुझे ये बात, वो कहते हैं ना कि जो वर्क ऑफ इंजीनियर जो होता है ना, दैट इज बरीड अंडर द मड। ऐसे कोई है, कोई, मैं पता नहीं ठीक गलत कुछ भी बोल दूं। और वर्क ऑफ ए डॉक्टर इज बरीड अंडर द ग्रेव। और जो वर्क ऑफ टीचर होता है ना, दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू जनरेशन। वाह वाह। तो उस चीज को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। जहां भी मैं जाता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो अगर 100% नहीं तो 50% इससे वो हमारी फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं वो उनमें कुछ ना कुछ है जो उन्होंने हमसे सीखा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अपने एफर्ट्स से, अपनी कोशिश से अपना मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सर अगर मैं बात करूं तो आपने हिमाचल के लगभग बहुत सारे जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं हाँ, और जहां लोग जाने से भी डरते हैं, लाहौल हाँ, स्पीति, वहां पे भी आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं, हम्म। वहां का कोई ऐसा किस्सा जो आपके लाइफ को लगता है कि वो सभी टीचर्स के पास जरूर ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए? हाँ, मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट शिमला की थी। तो वहाँ पे बड़ी रिमोट जगह थी वो, पर मैंने 3.5 साल सर्विस की। मुझे ये नहीं था कि मतलब हमें ये था कि ईश्वर कृपा से सर्विस मिली है तो जैसे मिली है करो इसको। अरे और कौन सी सन की बात होगी? 75 की बात, 75, ओके। अक्टूबर 75 में मेरा मैंने, जन्म भी नहीं हुआ हाँ, था। अक्टूबर 75 में मैंने ज्वाइन किया था। तो उस टाइम वहाँ पे हमें पहुँचने के लिए भी 25-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैंने कहीं भी नहीं किया। आपको मैं बताऊँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने जॉइन किया था ना, हाँ जी। तो अ, छुट्टियाँ हो जाती थी दिसंबर महीने में, 24 दिसंबर को शायद, और 1 मार्च को हमें जॉइन करना होता था। ओके। तो उस टाइम नारकंडा से होकर, नीचे से होकर, रामपुर से होकर जाते थे। बस मिलती थी, लेकिन बसें बड़ी लिमिटेड थी 75 में। और हमारा नॉर्मल रास्ता ऊपर से होता था खदराड़ा की तरफ से। दोनों रास्ते बराबर ही डिस्टेंस वाले थे। अच्छा, तो हम शिमला से तो चले गए। 28 फरवरी थी। 27 को हम घर से चले गए, एक रात शिमला में पड़ती थी। हम्म। और 28 को हम शिमला से हमने आगे निकलना था अपने स्टेशन को। तो बसें बड़ी लिमिटेड होती थी, तो नारकंडा तक बस मिली, हमने नारकंडा तक ही ले ली मतलब। अब नारकंडा से आगे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस थी, किलो, और बर्फ पड़ी हुई होती है। किलोमीटर्स में तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस थी वो। तो हम 3 लोग थे, मतलब 2 टीचर और थे, एक मैं था। तो नारकंडा में हम फँस गए और 2 2 बज गए हमें नारकंडा में। तो हमने आपस में हम बोले कि यार कल स्कूल में पहुंचना है, और मेरे मन में है कि मैं लेट नहीं पहुंचूंगा, मतलब चाहे जैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं लेट नहीं पहुंचता हूँ। मतलब मैं लेट नहीं होने के पहले से ये था कि मैं लेट, पंचुअल है। हाँ, मैं लेट नहीं पहुंचूंगा स्कूल। तो और कल छुट्टियों के बाद पहला दिन है तो पहुंचना भी है। फिर प्रिंस जी हम चले वहां से पैदल ही। और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, और 10 बजे रात के हम उनका जो एक मेरे साथ दूसरे टीचर थे ना, उनका स्टेशन आया। तो उनके परिचित थे कोई बेचारे आदमी, उनके घर में हम गए। तो मैं आज भी बात करता हूँ उन चीज़ों की, उन लोगों की। उन्होंने हमें, वो घर में 2-4 लोग थे, 2-3 लेडीज़ भी थी, और उन्होंने इतनी मेहमानबाज़ी की कि हम तो बर्फ में चल-चल के बुरी हालत हो गई थी। फिर पैर धुलाने, ये करना, खाना बनाया, इतनी चाय पिलाई, ये किया, वो किया। हमें वो सारा थकान जो थी वो उतर गई, और सुबह ठीक हम 4 बजे वहाँ से चल पड़े। अभी भी हमारा रास्ता बहुत ज़्यादा था। ओके। तो हम दोनों टीचर, और ठीक 9 बजे हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, और तसल्ली हो गई कि अब कोई बात नहीं। तो ये एक जज़्बा शुरू से ही था मेरे मन में सर कि आपने ना टाइम लेट नहीं, पंचुअल की बात की। हाँ, लेट नहीं पहुँचूँगा।
कितना जरूरी है लाइफ में टाइम पंक्चुअल? आने वाली जनरेशन जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? पता नहीं, मैं मतलब कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पर भी रहा हूँ मैं, हम्म। तो मैं कभी लेट पहुँचा नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल। और अगर ऐसी कोई, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी लेट पहुँचा हूँ स्कूल में। आने वाली और हाँ, जो भी पीढ़ी चल रही है, क्योंकि उनके लिए क्या हाँ, कहना चाहेंगे? उसमें ये होता है ना कि जब आप टाइम से किसी जगह पर अपने ड्यूटी पर पहुँच जाते हैं ना, तो आप अपनी ड्यूटी करने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर बड़े पीसफुली अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। जब आप लेट ही आएँगे, तो फिर आपका उस तरह का काम करने का जज़्बा बनता नहीं है और फिर हम अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी नहीं कर पाते। मेरे मन में ये था। हम्म। मैं किसी को कोई वो नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं, वो लेट पहुँच के भी बहुत अच्छा काम करते होंगे। हाँ। मैं नहीं ऐसा कहता कि नहीं करते। भई हमारे से कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे और बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े मेहनती भी हैं और बड़े जिसको कहते हैं कि नॉलेजफुल भी हैं। तो काफ़ी किस्म की दुनिया है। मैं ऐसा फ़ील करता था कि लेट नहीं मुझे पहुँचना है, तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस सा रहता था कि अब ठीक है, पहुँच गए हैं तो अब हम अपना काम ठीक से कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं आज की बात करूं, हाँ, प्रेजेंट समय को हम लोग देखें, तो हुँ, आजकल एक बड़ा वो चला हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है। हाँ, अब मेरे को नेगेटिव वाइब आ रहे थे तो मैं ये नहीं कर पाया, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे तो मैं ये नहीं कर पाया। हुँ। क्या मानना है आपका सर कि पॉजिटिव नेगेटिव कितना जरूरी है लाइफ में? देखो, लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्टिमिस्टिक होना जो है ना, पेसिमिस्टिक जब आप हो गए ना, फिर तो समझो कि आप गहराई की तरफ चल पड़े। मैं ये मानता था कि जीवन में ऊपर की तरफ जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। नीचे की तरफ जाने के लिए वो ग्रेविटी अपने आप ही आपको खींच लेती है। वाह वाह वाह। हाँ, वो उसकी ज़रूरत नहीं फिर पड़ती है। हाँ। तो ये जो पेसिमिज़्म है ना, ये नीचे की तरफ जाने वाली चीज़ है और ऑप्टिमिज़्म जो है वो हाइट पर चढ़ने की बात है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और किसी भी सिचुएशन से, हम्म। किसी भी सिचुएशन से आप अपने आप को पॉज़िटिव वो रख सकते हैं, अपने थॉट्स को पॉज़िटिविटी दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपके विचार ऐसे हैं कि मैंने तो पॉज़िटिविटी लेनी है या हम्म। मैं पॉज़िटिव रहूँगा, तो आप किसी भी सिचुएशन से पॉज़िटिव अपने आप को रख सकते हैं। अगर नेगेटिव भी बनना है तो नेगेटिव हो जाए। अब आपके आगे एक मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हम्म। तो पीछे से वो आदमी कोई हॉर्न दे रहा है, बार-बार हॉर्न दे रहा है। तो आप ये भी सोच सकते हैं, यार पता नहीं ये मेरे को कुछ अंडर एस्टिमेट कर रहा है या हाँ। क्या कर रहा है। लेकिन और आपके में नेगेटिविटी आ जाएगी। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये मुझे कोशिश कर रहा है और देख रहा है कि ये ड्राइविंग ठीक से कर रहे हैं, लेकिन मैं साइड से होकर निकल जाऊँ तो मुझे रास्ता मिल जाएगा। तो बस विचारों की ही बात है ना, थिंकिंग की ही बात है। तो किसी भी तरह की चीज़ जो है वो आप हर चीज़ में अपने आप को आप पॉज़िटिव ले सकते हैं। कोई आदमी मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी को देखते हैं, तो आप ये भी सोच सकते हैं उसके बारे में, यार कितना ऐसे चल रहा है, ऐसे ठीक से नहीं ये बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर हाँ। रहा है, तो उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर आप ये सुनिए यार अच्छा आदमी है, बढ़िया तरीके से चल रहा है और गुड लुकिंग है, तो ठीक है। मैं एक स्कूल में भी बच्चों को भी एक बात बताता था कि बेटा देखो, जब आप किसी भी जगह पर जाते हो, स्कूल में जाते हो या किसी दूसरी जगह के ऊपर जाते हो, तो एक अपनी जो बॉडी है, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज उसको ऐसे बनाओ कि दूसरा आदमी देखकर आप पॉजिटिव फील करे। अगर आप नहा धो के साफ-सुथरा चेहरा करके, बालों को कंघी करके जाएँगे, मान लो स्कूल में जा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में जा रहे हैं, तो कोई भी आदमी आपको देख के जो ना अच्छा फील करेगा।
अगर आप ऐसे ही उठे सुबह बाल बिखरे हुए हैं, मुँह धोया भी नहीं है, ऐसे बिना मतलब के कपड़े, ज़रूरी नहीं होता कि कपड़े वो बड़े कीमती हों, हाँ। आपने साफ-सुथरे पहने हैं, सही ढंग से पहने हुए हैं, तो उस आदमी के मतलब अगर आपका अच्छा है, लुक अच्छा है, तो टीचर भी आपको थप्पड़ मारने से पहले सोचेगा कि इसको मारूँ या ना मारूँ? हुँ। गलती पर भी वो बोलेगा इसको प्यार से समझा दो। अगर आपका लुक ही वैसा है तो बोले एक मार दिया, एक और मार दो। ये नॉर्मली ये चीज़ें ये करती हैं, जो आप जैसे आप रहते हैं जैसे, तो सोसाइटी में इसका एक मैसेज आता है। सर, हुँ। कुलदीप चौहान जी ने आज तक कितने बच्चों को पीटा होगा? हाँ, ऐसे गिनती तो कोई नहीं, लेकिन मैं बहुत ही कम, मैंने अपनी क्लास में जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं ना, फिजिक्स पढ़े, मैंने किसी एक बच्चे को भी थप्पड़ नहीं लगाया, पढ़ाए मतलब अपने उसमें। तो हाँ, आपने हर जगह स्कूल में हुँ, हुँ। एज़ प्रिंसिपल कहीं डिसिप्लिन के उसके ऊपर कहीं अगर हो गया हो तो थप्पड़ वगैरह लग गया हो किसी को तो वैसे नहीं। हाँ, मैं कौन-सी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे सर आपको लगता है प्यार कि से सबसे ज़्यादा शरारती होते हैं? आपने तो अलग-अलग जगह पढ़ाया है। आपको हुँ, कांगड़ा के बच्चे सबसे ज़्यादा शरारती लगे या शिमला के या मैं चंबा में रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो चंबा में कोई ऐसा किस्सा? चंबा में जैसे ही मैंने एज़ प्रिंसिपल जॉइन किया ना, तो मतलब मेरे पास भी जॉइन नहीं थी। तो मैंने कहा यार अच्छा मैं एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, चंबा तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ, चंबा के साथ है मसरोड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाँ, वहाँ से 30 किलोमीटर्स है। ओके, ओके। तो मैंने मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाऊँ जाके, प्रेयर हो जाए, हाँ, प्रेयर में मैंने 1-2 दफ़ा एड्रेस भी किया, बच्चों को समझाया। हुँ, वो बच्चों को समझाने का मतलब टीचर्स को भी साथ ही होता है। हाँ। और 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद मैं फ़ील करूँ कि यार इधर शोर तो कोई हो नहीं रहा है। बच्चे बड़े साइलेंटली पढ़ रहे होंगे। मैंने दिसंबर में जॉइन किया था, तो फरवरी महीने में तो फिर 2 ही महीने होते हैं, हाँ, उसके बाद हाँ, फिर पेपर होते हैं उसके बाद। पेपर हो जाते हैं। बीच में छुट्टियाँ भी होती हैं। बड़े बड़ा ही अच्छा डिसिप्लिन होगा स्कूल का। मैं मतलब देखता रहा 1-2 दिन। फिर मैं तीसरे दिन बाहर निकला, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का ये नहीं होता है काम कि आप ऐसे हर जगह घूमते-फिरते रहो भई। हाँ, थोड़ा-सा तो मतलब चेयर के मुताबिक वो रखना होता है, हाँ, मतलब बिल्कुल, एक डेकोरम से। बिल्कुल। तो फिर जब मैं बाहर निकला तो क्लासें तो सारी खाली थी। हुँ, अच्छा। अजीब, अजीब। हाँ, तो फिर मैंने टीचर्स को बोला, यार बच्चे कहाँ हैं? हाँ। वो कहते हैं वो तो प्रेयर के बाद ही निकल जाते हैं। अच्छा। ये ये भी एक बड़ा मतलब था। छुपने चले जाते हैं सारे कि खेलने चले जाते सुनो ना, हैं? मैंने कहा कहाँ निकल जाते हैं वो? हाँ, फिर आप वो कहते हैं वो चले जाते हैं कहीं, वो अब शर्माए, वो बोले ना, हुँ, नए-नए प्रिंसिपल आए, हाँ। तो फिर मैंने कहा बताओ ना आप, कुछ लोग सीनियर भी हैं, आपका भी आपने भी कल को हेडमास्टर प्रिंसिपल बनना है। मैं भी आप में से ही हूँ, कोई कोई हुँ, मेरे को कोई ज़्यादा ये थोड़ी है फिर। हुँ, तो कहाँ है? मेरे को फिर कहते जी वो वहाँ पे खेलने चले जाते हैं। हाँ, मैंने कहा वो कौन-सी जगह? कहते वहाँ पर भी हमारे स्कूल की एक जगह है। हाँ, तो मैंने कहा आप लोग क्या करते हो फिर यहाँ सारा दिन? हाँ, कहते जब बच्चे नहीं होते तो हम बैठे रहते हैं। फिर मैं आपको ज़रा भी नहीं आती इस बात की भई ये कि हाँ, कि वही गलत हो बच्चे उधर चले जाते हैं, हम इधर बैठे रहते हैं, तो इनकी पढ़ाई कौन करवाएगा? कौन कैसे पढ़ेंगे ये बच्चे? हुँ, आखिरकार सरकार हमें इतने-इतने सब मतलब सैलरी देती है। अगर हम रोज़ का भी ये हिसाब लगाएँ तो इतने पैसे हमें मिलते हैं। तो इतने पैसे हम ले जाके हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे घर में जाके। मेरी बातें कड़वी-सी लग जाती थी कई बार ना। हुँ, अपने बच्चों का हम पेट पालेंगे तो उनको खिलाएँगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हम गलत कमाई खिला रहे हैं अपने परिवार को? चुप हो गए सारे। मैंने कहा ऐसे आज तो चलेगी ना, कल मेरे साथ चलना आप लोगों ने। तो हम सभी उठे और वहाँ से दूसरे दिन
मैंने कहा मेरे को लेके चलो ना, क्या होता है देखता हूँ मैं। फिर वो ले गए वहाँ। तो सारे के सारे बच्चे ना वहाँ पर वो सारे कोई नहीं गया वो घरों को, वहाँ पर खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं। फिर मैंने उनको इकट्ठा किया, मैंने अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बिल्कुल। उनको जैसा सिखा दो वैसे। मैंने कहा बच्चे यार ठीक है, मैं प्रिंसिपल आया हूँ आपके स्कूल में, यहाँ पर हमारा काम आप लोगों को पढ़ाना है बेटे, एजुकेशन देना। अगर आप आज की डेट में पढ़ाई नहीं करोगे तो कल तो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और फिर आप जिंदगी भर आवारा ही घूमते रहोगे। तो पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तो आप एडजस्ट हो जाओगे ना। कोई पुलिस में भर्ती हो जाएगा, कोई आर्मी में भर्ती हो जाएगा, कोई दूसरी जगह ये हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो पढ़ने के साथ ही होगा ना कुछ ना कुछ। अगर आप घर से उठ के आ भी जाते हो, फिर हमें तो पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ चले जाते हो, तो क्यों ऐसा करते हो आप? तो क्या आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि ऐसे भी चुप हो गए? टीचर्स का भी मुंह ऐसे हो। मैंने फिर मैंने कहा बच्चों ऐसे नहीं करना है, कल से आपने क्लासों में रहना है, कोई नहीं आपको मारेगा, कोई नहीं कुछ कहेगा, और पढ़ाई करो, पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और भी चीज़ें स्कूल में भी बहुत सारे काम होते हैं सीखने के, गेम्स खेलो, ये करो, वो करो। यहाँ आके क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ा अजीब लगा वो सारा, एक भी बच्चा स्कूल में नहीं, और वो सिखाया हुआ टीचर्स ने उनको, खुद भी बैठे हुए, और वो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं इससे किसी को ऐसे नहीं, बुरा नहीं, ना वो लग जाए, सर बुरा मैं पर आपकी बात से बड़ा सहमत हूँ। अभी आपने एक बीच में बात कही कि पढ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, सर शिक्षा का जो महत्व है वो हमारी लाइफ में हाँ, कितना ज़रूरी है? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बिना तो अब शिक्षा जो है ना, एजुकेशन, वो अब अगर पढ़े-लिखे लोगों से बातें करने लगेंगे तब तो बहुत एक्सप्लेन करने लगते हैं। उसमें फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। बिल्कुल जेन्युइन सी। हाँ, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो तो हम समाज से इधर से उधर से कहीं न कहीं खुद बुक्स लेके या अच्छी, पर उसको हासिल करने के लिए भी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उससे आदमी का कॉन्फिडेंस बनता है। अब जैसे आप हैं हुँ, हुँ। एज़ प्रिंस गर्ग, हुँ, हुँ। जब आप किसी स्टेज पर खड़े होते हैं, आप कहते हैं मैंने एमए भी किया हाँ, बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसका इंप्रेशन अलग से होता है। अगर आप कह देते हैं कि मैंने सिर्फ़ 8वीं से स्कूल छोड़ दिया है, तो लोग उन्हें ऐसे ही करता रहा ये, है हाँ, कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ, हाँ। तो आप जब बोलेंगे कि मैंने एमए भी किया है, मैंने म्यूज़िक भी किया है, मैंने ऐसा भी किया है, मैंने वैसा भी किया है, तो उसका अलग से एक इम्प्रेशन होता है। और इम्प्रेशन ही कि नहीं, आपकी ये जितने मतलब पढ़ाई-लिखाई का जो मतलब जो कुछ आप बुक्स में भी सीखते हैं और टीचर्स के संपर्क में सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं फॉर्मली, और कॉलेजेस में क्लासरूम में सीखते हैं, और अपने कलीग्स से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करती हैं। आपका व्यक्तित्व निखरता है इस एजुकेशन से। तो ये बड़ा ज़रूरी होती है। मैं तो समझता हूँ कि पढ़ाई बड़ी ज़रूरी होती है। मतलब ये जो एजुकेशन है, शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा लेना ये भी बड़ी ज़रूरी होती है। बाकी इनफॉर्मल शिक्षा तो आप जैसे आज की डेट में ले रहे हैं। हुँ, हुँ। ये जितना आपने वो एफर्ट्स कर रहे हैं, ये सारी इनफॉर्मल एजुकेशन से ही आपने सीखा है ना। बिल्कुल। लेकिन फॉर्मल थी ना आपके पास, तो फॉर्मल एक बेस होता है, बाकी इनफॉर्मल आदमी आप लेता रहता है। मतलब सर अब आप जो मर्ज़ी बुक्स पढ़ो, जो मर्ज़ी, पर फॉर्मल है आपके पास तभी है ना। सर एक हाँ, मैं बड़े छोटे से घर से आया हुआ बच्चा हूँ। हुँ, आपको मुझे बचपन से जानते हैं। हुँ, आज जितने भी ये इंटरव्यू जितने भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, हुँ। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि घर की गरीबी गँवानी हो तो बच्चों के ऊपर किस चीज़ के ऊपर पैसा खर्चे? देखो, हमारी तो फिलॉसफी ये रही है, मैं कोई समाज के लिए कोई आइडियल नहीं, पहली तो बात है। मुझे फ़ॉलो करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हमारे से बहुत सारे समाज में बहुत अच्छे-अच्छे फॉरवर्ड लोग हैं, और जीवन में कामयाब भी हैं। पैसे के फ़ील्ड में भी बहुत ज़्यादा, और हर फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे, पर हर आदमी की एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ़ होती है।
तो मैं तो अपनी तरफ से यही समझता हूँ कि हमें इन्वेस्ट अपने बच्चों के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे हमारे अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं ना, और अच्छे संस्कार उनको मिलते हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो अच्छी एजुकेशन का मतलब कि आप अच्छे-अच्छे मार्क्स लेके आ गए स्कूल से, कॉलेज से, लेकिन अच्छे संस्कार अगर परिवारों में मिलते हैं, तो वही रियल वेल्थ है आदमी का ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो आप पैसा जोड़-जोड़ के रखते रहेंगे, तो वो तो और कमा लेगा। बिल्कुल। फिर उसको ज़रूरत उसकी है नहीं। और अगर पूत कपूत है, तो आपने जितना मर्ज़ी जोड़-जोड़ के रखा होगा, तो वो उसकी संभाल कर नहीं पाएगा। तो हमारी तो सोच यही है कि अ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छे संस्कार। सर, अगर आपको कभी ज़िंदगी में ऐसे, मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था आपको पूछूँगा, बातें चल रही हैं हमारी तो मेरे ज़हन में भी आ रहे हैं क्वेश्चन। सर, कभी आपको पीछे जाने का मौका मिले वापस से, तो आप क्या चीज़ ठीक करना चाहेंगे ज़िंदगी में? वैसे मैं पूरी तरह से सैटिस्फाइड हूँ। मुझे नहीं, ये कभी अपने बचपन में ऐसा कुछ हुआ कि आपने बचपन में सोचा था कि आपको टीचर बनना नहीं सोचा नहीं था। है? ये नहीं सोचा था। ये आपने अच्छी बात पूछी। मैंने वो आर्मी के कमीशन के लिए 2 बार इंटरव्यू दिया है, एसएसबी का, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का। ओके। लेकिन मैं उस वक़्त एज़ टीचर काम कर रहा था। तो फाइनली फिर वहाँ पे लास्ट 4-5 उस टाइम 4-5 दिन का इंटरव्यू होता था। तो एक कर्नल थे, कर्नल देओल, जो लास्ट में इंटरव्यू लेते थे। तो पता नहीं उन्होंने मेरा 4 दिन का एनालिसिस कैसे देखा, लास्टली वो होता था। ओके। तो फिर उन्होंने बोला, मिस्टर आप क्या काम करते हो? हुँ। मैंने कहा जी मैं तो एक टीचर हूँ। वैसे बात छोटी है। तो उन्होंने बोला आपको कितनी सैलरी मिलती है? मैंने कहा इतनी मिलती है। कहते आप यहाँ क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा ये ऐसे देश सेवा की भावनाएँ होती हैं, तो हम भी आर्मी में जाके देश की अच्छा। सेवा कर हाँ। लेंगे। हाँ, हाँ। तो कहते वहाँ नहीं हो सकती। हाँ। टीचर तो ज़्यादा सेवा कर सकता है। एज़ ए टीचर तो आप कहीं ज़्यादा सेवा कर सकते हो। फिर मैंने उनके मुँह की तरफ देखा, फिर मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैं मतलब हम 3-4 दफ़ा जा सकते हैं, मैं तीसरी दफ़ा नहीं फिर गया एसएसबी के इंटरव्यू के लिए। मैंने यही मन में ठाना कि एज़ ए टीचर भी मैं कर सकता हूँ, मतलब तो सर, देश की सेवा। टीचर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? टीचर के लिए सक्सेस अ, तो प्रिंस जी मैं यही समझता हूँ कि अगर आपके स्टूडेंट्स दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही है सबसे बड़ी सक्सेस। जो आपको मतलब समझते हैं टीचर की या स्टूडेंट्स की, हाँ, इन्होंने हमारे साथ गलती नहीं की है। जिन बच्चों को कभी सज़ा भी मिली होती है ना, वो भी एप्रिशिएट करते हैं बाद में। लेकिन हम भी स्टूडेंट रहे हैं। हमारी लाइफ में भी कुछ 1-2 टीचर्स ऐसे भी आए जिन्होंने चीटिंग की, मतलब क्लासेस में। तो हमारे मन में उनके प्रति कोई वो नहीं है कि चाहे वो आज दुनिया में है, चाहे नहीं है। हाँ, जिन टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से मेहनत करवाई और बहुत अच्छा पढ़ाया, उनके हम आज भी पैरों में हाथ लगाते हैं। मेरे एक टीचर हैं, अच्छा। हाँ, जो तो उनकी तो क्या बात करनी है, शेषनाथ जी है उनका नाम। और वो कहाँ से हैं? वो हैं डूर से, चिंतपूर्णी के पास से हैं। ओके। वो बेशक बीएससी बीएड थे, लेकिन वो फिजिक्स पढ़ाई है उन्होंने हमें 10th और 11th में। क्या बात थी! मतलब कभी किताब नहीं पकड़ी उन्होंने। सारी बुक उनको ज़ुबानी होती थी और ज़ुबानी बतानी, और पढ़ाने के बाद हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिजिक्स का जो बेस बनाया तो उन्होंने बनाया मेरा, और फिर एमएससी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब
तो ये भी टीचर होते हैं मेरे, वो आइडियल टीचर हैं, आदर्श, मोस्ट फेवरेट टीचर है वो। तो ये अभी हैं वो हाँ, ही इज अलाइव। और आप उनसे मिलते हैं? मैं मिलने जाता हूँ उनसे और वाह! वो भी मुझे याद कर लेते हैं। जैसे हम आपको याद कर लेते हैं, आप भी अपने हाँ, टीचर्स के मैं पास जाते हैं? उनके मैं मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। ही इज अबाउट 90 नाउ। तो ओके। और मतलब अच्छा उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया वो। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी पीछे, बट जब भी कोई बात, मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई है। तो मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि उनकी एक बेटी है जिसके पास वो चले जाते हैं जलंधर में, अदरवाइज अकेले भी रह लेते हैं घर में। बड़े मतलब वो एक आदर्श इंसान भी है, मतलब कभी नहीं घबराए जिंदगी से, और बड़े पॉजिटिव हैं बिल्कुल, आज की डेट में भी बहुत ही पॉजिटिव है। तो जब उनके पास जाएं तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यार कैसे जी रहे हैं ये, और बिल्कुल फिट। तो मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ही आके पहले हम इकट्ठे रह लिया करेंगे। वाह, वाह, वाह! तो पर वो क्या बोलते हैं ना उसको, इतने सेल्फ रिस्पेक्टिव हैं, इतने सेल्फ रिस्पेक्टिव हैं कि वो किसी से हेल्प लेने, मतलब आज की एज में भी लेना नहीं चाहते हैं। सर, आपने रिटायरमेंट के बाद कभी कोशिश की कि मैं बच्चों को फिर से पढ़ाऊँ? हाँ, सपने में पढ़ाया है। वैसे नहीं पढ़ाया? हाँ, वैसे नहीं पढ़ाया। मेरे को सपना आ जाता था कि मैं स्कूल में पहुँच गया। जैसे मुझे स्टेज के सपने आ जाते थे। और मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर सपने तो जैसे सपने होते हैं, हुँ। तो कई बार वो चैप्टर ऐसे रह जाता था खुले, यार फिर सोचने में ये तो पूरा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ये दिस टाइप ऑफ थिंग्स। क्योंकि मैंने पूरी डिवोशन के साथ वो सारी जिंदगी काम किया है ना, तो ऐसे हो जाता है कभी-कभी, लेकिन अदरवाइज नहीं सोचा कभी। सर, मुझे बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि आज मुझे आपके साथ बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछने का जो सौभाग्य भगवान ने दिया है। मुझे कई लोगों ने बाद में भी, आपको मैं ये बात नॉर्मली कहता नहीं, हुँ, हुँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, संपर्क किया, प्राइवेट स्कूल वालों ने। पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए नहीं कहते, आप सिर्फ अपना नाम यहाँ पे रख लो भाई, आप हमारे साथ हैं अभी। वाह, वाह! हाँ, मैंने कहा मैंने नाम बेचने के लिए नहीं सर्विस की है, मैं अब घर में ठीक हूँ बस, ये ऐसा नहीं मैं करूँगी कभी भी। तो कुछ लोगों की ये होती है ना कि ये है तो चलो हमारा कुछ चल सर, पड़ेगा। मैं 2007 में आपका स्टूडेंट रहा हूँ हुँ, और 7th क्लास में आपने मुझे साइंस पढ़ाई है। हुँ, अ, उस समय हमारे क्लासमेट सारे कहते थे कि कहते ये जो प्रिंसिपल है ना बोले ऐसे जब बच्चे बात करते हैं आपस में, कहते ये जो प्रिंसिपल है ये बोले रात को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो हाँ। क्या सर वो आज भी है? क्या आज भी आपका डिसिप्लिन ऐसा ही है कि अभी आपने अपना ऐज के हिसाब से चेंज कर दी? नहीं, सोता तो मैं 10 साढ़े 10 बजे हूँ, पर उठ मैं 3 बजे जाता हूँ, पर ये सीक्रेट बातें होती हैं, ये इसमें ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ओके, तो 3 बजे के बाद उठ के आप अपना पूजा-पाठ जो भी आपका रहता है। जो सर कितना ज़रूरी है भगवान ज़िंदगी में? प्रिंस जी, भगवान, ये तो इसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने स्वार्थ के हिसाब से भी, अपने-अपने उसके हिसाब से बहुत सारी बातें कही हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने मैं जब 7th क्लास में था, तो मैं कृष्ण, जो जिनको हम लॉर्ड कृष्णा मानते हैं ना, जी, उनका पूरा जीवन दर्शन पढ़ा था। भागवत। नहीं, प्रेम सागर बोलते हैं, ओके, प्रेम सागर। प्रेम 7th सागर। क्लास में? हाँ, 7th क्लास में हमारे घर में बुक थी, मैंने पूरा पढ़ ली। ओके। मुझे सारी चीज़ें याद हो गई थी उनकी कि और सर ये कौन-से सन की बात होगी? तो 7th मेरे से 51 का है मेरा, तो 6 + 7 और कर लो, 13 जोड़ लो बीच में, तो तो आपके ये 64 5 की बात होगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा था। फिर 9th 10th में मेरा एक रूटीन बन गया था कि मैं गीता को डेली पढ़ता था। ओके। गीता ऐसे सुनते थे ना लोगों से हाँ, हाँ। कि गीता एक बड़ी फिलॉसफिकल चीज़ है, और
मैं भी सोचता था अरे इसमें क्या मिलेगा, क्या हाँ। देखते हैं, ढूँढो भी कहाँ पर क्या है। अब ये बातें कहने की नहीं है, लेकिन चलो पढ़ा मैंने, कोशिश करी और वो कहते थे ना कि रोज़ पढ़ो, हाँ, हाँ। तो पढ़ो, पढ़ते जाओ। अब कई बार तो लोग ज़िंदगी भर ही पढ़ते जाते हैं, बिल्कुल। पर फिर मेरे को लगा यार ये पढ़ते जाने से तो क्या होगा बे? हुँ। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको अगर हम अमल में नहीं लाते हैं, तो उस पढ़ने का कोई ज़्यादा नहीं मैं समझता हूँ कि वे पढ़े जाओ उससे क्या होगा? फिर वहाँ पे कुछ ज़्यादा संतुष्टि नहीं मन को मिली। हाँ, उसमें बहुत कुछ अच्छा-अच्छा बताया हुआ, पर उसमें एक चीज़ लिखी है, पता नहीं दूसरे की तीसरे कि 5वें अध्याय में लिखी है भगवान श्री कृष्ण ने कि अगर भगवान के बारे में जानना है, तो जो भगवान को जानने वाले, हुँ, हुँ। उनके पास बैठकर बड़ी विनम्रता के साथ उसके बारे में पूछना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। ये शायद आप पढ़ते होंगे तो ये देखना पता नहीं, मुझे उस टाइम की ये बात याद है। और ये भी लिखा है कि मैं कहीं नहीं निवास करता हूँ, मैं आदमी के हृदय में निवास करता हूँ। ये चीज़ भी लिखी है गीता में। तो फिर ये चीज़ें अब पता नहीं अब मेरा इंटरेस्ट होगा तो मुझे यही नज़र आई। तो फिर मैं फिर कहीं वो कोई प्रॉपर रास्ता मिला नहीं मतलब, पर हम पढ़ते रहे इन चीज़ों को। फिर भागवत हुँ, हुँ। भागवत आ गया। हाँ, भागवत आ गया। भागवत में बहुत सारे मिश्रण है बीच में और रामायण पढ़ लिया। मतलब वो छंद-बंद तो हमारी समझ में आते नहीं थे लेकिन सार-सार तो पढ़ लिया। हाँ, हाँ। जो फिर महाभारत भी पढ़ लिया, सार-सार तो पढ़ लिया। लेकिन कोई संतुष्टि मन को हुई नहीं मतलब। ओके। फिर एक समय आया कि अ, क्या होता होगा भई? अगर हम जीवन में आए हैं तो कहाँ से आए हैं और हमने जाना कहाँ है और हमारे जीवन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए आए हैं भई? पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसी खोज थी। अच्छा फिर? फिर करते-करते हमारे पिताजी की डेथ हो गई 90 में। फिर मेरी जिज्ञासा और थोड़ी बढ़ी। मेरी बड़ी अटैचमेंट थी मेरी। आई वाज़ द ओनली सन। ओके। हाँ, तो मेरे मन में बड़ी अटैचमेंट थी। मैं बोली ये ही वाज़ मतलब इन्होंने हमारी इतनी केयर करी ये और आज हमें छोड़ के चले गए भई। मैं उस टाइम गर्ली में ही लेक्चरर था, पर बड़ा एक मेरे को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। फिर यहाँ पर हमारे कुछ कलीग्स थे, एक बड़े अच्छे थे, तो उनसे मेरी बात होने लगी, यार क्या है ये जीवन, ज़िंदगी क्या चीज़ है? तो आपने कभी सोचा इसके बारे में भी भगवान क्या होता है? कैसे लाइफ में आता है जीव और कैसे चला जाता है? हुँ, हुँ। तो फिर उन्होंने मेरे को एक किताब दी और वो किताब थी पाथ ऑफ द मास्टर्स। पाथ ऑफ द मास्टर्स। हाँ जी, पाथ ऑफ द मास्टर्स। मास्टर स्वामी को भी बोलते हैं, मास्टर गुरु को भी बोलते हैं। अब मुझे इस पर ज़्यादा नहीं आगे जाने का हुक्म है हाँ, हाँ। और मैं अपने को इसको कोई किसी के सामने कोई बढ़ा-चढ़ा के नहीं पेश करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे संतुष्टि मिली उससे। वो उसमें मतलब डिफरेंट फिलॉसफीज़ वो एक ऐसी बुक है, वो एक अमेरिकन राइटर हैं, डॉक्टर जूलियन जॉनसन, उन्होंने लिखी है वो बुक। और उसने ना दुनिया की जितनी फिलॉसफीज़ हैं ना, जितने दर्शन हैं, मैंने डॉक्टर राधा कृष्णन को भी पढ़ा है, उनकी रिकवरी ऑफ फेथ ये बुक भी पढ़ी है मैंने। लेकिन ये फिलॉसफर थे डॉक्टर राधा कृष्णन, हुँ। फिलॉसफी के थे ये। ओके। हाँ, तो पर मुझे कोई वो एंड नहीं मिला मतलब कोई संतुष्टि नहीं, पर ये जब सारी फिलॉसफीज़ इन्होंने डिस्कस की हुई है ना, तो फिर मुझे मतलब मेरा मन अटक गया यहाँ पर। मोरल ऑफ द बुक क्या निकला सर उसमें? मोरल ऑफ द बुक तो फिर यही है कि मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ गया बस। ओके, ओके, ओके। तो सर अभी ना हम लोग बड़ा डीपली जा रहे हैं अंदर।
हुँ, हर कोई सर सक्सेस के पीछे भागा हुआ है। मुझे हाँ, ये कामयाबी चाहिए, मुझे ये कामयाबी चाहिए, इंक्लूड मैं भी उसी में हूँ क्योंकि मेरी भी एज है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। सर हुँ। आपके क्या विचार हैं? सक्सेस व्हाट इज़ सक्सेस? हाँ, ये एक बड़ी ख़ास बात है हुँ, कि ये ज़रूरी है दुनियावी चीज़ें। अब मैं तो रिटायर हो गया हूँ ना, हुँ, हुँ, तो रिटायरमेंट के बाद भी कभी-कभी आदमी भागता रहता है। ये माया है, हुँ, हुँ, जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं ना, अब हमें थोड़ा-सा ज्ञान हुआ है हुँ, हुँ, कि ये मायावी चीज़ है, आज है कल नहीं। पैसा, संपत्ति, धन, कोठियाँ ये वो चीज़ें एक स्टेज तक ज़रूरी है, ओके, जहाँ तक इसकी हमें ज़रूरत है, मतलब जिसको कह सकते हैं नेसेसिटीज़ प्लस अगर ईमानदारी से आप अर्न कर सकते हैं, तो लग्ज़रीज़, सम बट लग्ज़रीज़ जो आप जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे कार है, ये है, वो है। लेकिन ये साधन है जीवन के। ये जीवन के जीने के लिए साधन है। मतलब ये ना हो कि हम सारी ज़िंदगी जीवन जीने के जो साधन हैं, उनके पीछे भागे रहें। ओके, जीवन किस चीज़ के लिए मिला है, इसके बारे में भी हम सोचें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इधर जुड़ गया हूँ, दूसरी जगह भी किसी को इसका आंसर मिल सकता है, जहाँ मुझे नहीं पता है, जहाँ मैं नहीं गया हूँ। मैं नहीं कहता कि यही सबसे बड़ी या ऊँची या गहरी चीज़ है, लेकिन उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। जब आपको अपने जीवन में संतुष्टि मिल जाएगी ना कि हाँ, आंसर मिल जाएगा इन चीज़ों का, हुँ, कि हम आए क्यों हैं और हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं और जब हम जाएँगे तो साथ लेके कुछ जाएँगे कि नहीं जाएँगे भी, और वो क्या है चीज़ जिसको हम साथ लेके जाएँगे। तो ये चीज़ों वहाँ उसमें फिर सब कुछ आ जाता है। मानवता भी आ जाती है, ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है। आप फिर इंसान को इंसान समझेंगे, किसी को मतलब किसी भी दूसरे चीज़ से बँटवारा नहीं करेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, अमीर है, गरीब है। उधर से इंसान है, तो इंसान अब जितने भी आप फिलॉसफीज़ लेंगे ना, सब यही कहते हैं, गीता को ले लो किसी की, भगवान जो आदमी के अंदर निवास करता है बिल्कुल। ना? तो जब आप देख नहीं पाते हैं, जब आप एक बार देख लेंगे ना कि हमारे अंदर है, हाँ, हाँ। फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कहीं भागने की। पर ये बातें कहने की नहीं होती हैं, आपने ऐसे ही मेरे से बुलवा सर आपने क्योंकि फिर आपको लगेगा कि जैसे मेरे अंदर है वैसे इनके अंदर भी है, उनके अंदर भी है। तो वी आर ऑल, हम सभी एक ही, फिर गुरु नानक देव ने बोला एक पिता एक सके हम वारिक, हमारा एक ही पिता है हाँ, और एक ही चीज़ है हम सभी। मतलब आध्यात्मिक लेवल के ऊपर हम आत्माएँ हैं। मतलब और हमारा सबका एक ही पिता है जिसको परम आत्मा कह लेते हैं हम। तो पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा गहराई में जाने प्रैक्टिकल चीज़ है। ये पूरा प्रैक्टिकल है, साइंस की तरह है। ओके। हाँ, इट इज़ ऑल साइंस। मतलब बोलने से या सुनने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो ऐसे बताते हैं। तो कहीं भी अगर आपका मन टिकता है, तो जब तक ये चीज़ नहीं ना मिलेगी, आपका इस जीवन में नहीं, चाहे हज़ार जीवन के बाद मिलेगी, जब तक ये नहीं मिलेगी, तब तक माया के पीछे जीव भागता ही रहेगा और माया हर बार छलावा करती रहेगी जीव के साथ। सर साइंस और भगवान ये दोनों हमेशा अलग-अलग रहे हैं और रहेंगे। मैं एक ऐसे इंसान के सामने अभी बैठा हूँ जिन्होंने पूरी उम्र साइंस पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी और पढ़ाई हुँ, और आज वो मेरे साथ भगवान के उस लेवल की बातें कर रहे हैं, हुँ। आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना जब आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, पर मैं फिर भी इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये अलग है ही नहीं। हुँ, हुँ। भगवान अपने आप में भी साइंस है, हाँ, हाँ। साइंस ऑफ द सोल। ओके। ये साइंस ऑफ द सोल है और ये पूरी साइंटिफिक चीज़ है। मतलब ये भगवान को अगर हम इस ढंग से ले लेते हैं ना कि गए मंदिर में मत्था टेका और ये हो गया और भगवान मिल गए, ये ऐसे नहीं होता है।
ओके। उसके लिए भी जैसे साइंस के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना, वैसे भगवान के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। और जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना कि ऑक्सीजन गैस ऐसे निकलती है, ऐसे बनती है, तो वैसे आप खुद देखेंगे कि ऐसे होता है। तब साइंस और ये 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 बड़ा ही एक गलत कॉन्सेप्ट है हुँ। कि साइंस वाले भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साइंस का अपना एक क्षेत्र है। साइंस इज़ अब साइंसेज़ को क्या लेते हैं आप? साइंस एक चीज़ थोड़ी है। साइंस में तो अब मैंने फिज़िक्स पढ़ लिया एमएससी तक, जब हमने एमएससी करी तो हमें पता चला कि यार हम तो फिज़िक्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो और भी कितनी चीज़ साइंसेज़ हैं, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, 101 ब्रांचेज़ हैं। फिर मेडिकल साइंस के अपने ही कितनी ब्रांचेज़ हैं। एक डॉक्टर जो आँख का पढ़ लेता है वो नाक का नहीं पढ़ पाता, जो नाक का पढ़ लेता है वो हृदय का नहीं पढ़ पाता है, हाँ, जो स्किन का पढ़ लेता है वो दूसरे और मतलब साइंस ओवरऑल कौन पढ़ लेता है? कोई भी नहीं पढ़ पाता। बिल्कुल। ये यहाँ तो आप मानते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। है कि नहीं? तो ये तो एक ऐसे ही बना दिया है जहाँ तक मैं मानता हूँ। जब हमने असलियत देखी सॉरी जब हमने असलियत देखी तो हमें पता चल गया कि ये तो यूँ ही बना लिया है लोगों ने। साइंस में हम उसको थोड़ा-सा अपोज़िट कर लेते हैं, ये चंद्रमा को अ, ओ को हम देवता मानते हैं, ये मानते हैं, ग्रहों को देवते मान लेते हैं वो। ये हमारी आध्यात्मिकता ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये साइंस है। मतलब ज्योतिष में भी लोगों ने पहले पता लगाया है कि ये पिंड हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे। बाद में साइंटिस्टों ने ये देख लिया कि ग्रेविटेशन फ़ोर्स से चलते हैं ये लोग, ये सारे ही पिंड ऐसे चल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब इस चीज़ को क्रिएट किया गया है और जिसने जिस ताकत ने ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं, साइंस तो नेचुरल प्रिंसिपल्स को सिर्फ़ एक्सप्लोर करती है और उनका यूज़ कर लेती है। अब ये है ना कि हार्ट है हमारा, साइंस देख लेती है हाँ, हाँ। कि हार्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ थोड़ी-सी रुकावट हुई तो थोड़ी-सी खोल दिया तो 4 दिन और आदमी के निकल जाएँगे। लेकिन हार्ट किस ताकत ने बनाया है, कैसे बना वो गॉड। वाह, वाह, वाह! है कि नहीं? वो कैसे चल रहा है? देखो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले हमारे बीच में ये पुर्जा फिट किया हुआ हाँ, बिल्कुल। है बिल्कुल सही और बात। पूरी ज़िंदगी चल रहा है। हाँ। अब साइंस का क्या काम है? साइंस ने देख लिया कि ये ऐसे-ऐसे हमारे शरीर में खून को ये बहा रहा है, वो तो ये कई हज़ारों सालों से बहा रहा है। हाँ, ये तो बहा ही रहा है। ना ये हमने तो तो बस पुर्जा बनाया देखने के लिए। हाँ, साइंस ने तो सिर्फ़ इसको पहचानने की कोशिश करी है कि ऐसे काम करता है, ऐसे करता है, ये होता है। आर्टिफ़िशियली भी इसको थोड़ा-सा पंपिंग-वम्पिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो लेते लेकिन जिस ताकत ने ये सेटिंग की है, उसके बारे में भी कभी सोचा है किसी ने? कि ये इसके बीच में लगा दिया तो ये चलता रहेगा। हमें भी नहीं पता कि चल रहा हुँ, हुँ। है ना? बस चला हुआ है। हम चलाते नहीं है इसको, हाँ, ना अपनी किडनीज़ को चलाते हैं, ना किसी चीज़ को चलाते हैं, बना-बनाया सारा सिस्टम मिला है। तो जिस जिस ताकत ने ये चीज़ हमें दे रखी है ना मतलब अब वो उसके बारे में वहाँ तक नहीं हम जाते। साइंस का ये है कि नेचुरल प्रिंसिपल्स को जो जिस प्रिंसिपल्स के ऊपर नेचर चलती है, उनको स्टडी कर लेती है साइंस और अभी करी जा रही है। मतलब वो पूरे थोड़ी कर लिया सब कुछ। बिल्कुल, जारी है ऐसा सब कुछ। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कह सकता है कि साइंस ने सारी नेचर को एक्सप्लोर कर रही है। ये बिल्कुल। तो नेचुरल ट्रुथ है ना, इसके साथ तो मतलब सभी को एग्री होना पड़ेगा हाँ, बिल्कुल। कि ऐसे कोई नहीं कह सकता कि साइंस ने सारे नेचुरल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया है। अभी भी जारी है, खोजें तो जारी हैं। बिल्कुल। हर साल पेपर प्रिंट होते हैं, फलाने आदमी को नोबेल प्राइज़ मिला, फलाने को नोबेल प्राइज़ मिला, किस खोज के लिए मिला, नई-नई खोजें होती हैं। तो अभी साइंस ने तो पता नहीं 0.001% भी नहीं एक्सप्लोर किया होगा नेचर को। लेकिन नेचर किसने ये चीज़ सेटिंग करी हुई है, ये साइंस ने ये देख लिया कि चंद्रमा पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगाता है, ग्रेविटेशन फ़ोर्स से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ये चल रहा है। ये यहाँ तक सही है हाँ, और हम
इस तरह का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या कोई सैटेलाइट या रॉकेट बना तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, ये कर लिया उन्होंने। लेकिन चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारी चीजें सेट कैसे हुई है, हाँ। किसने की है, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से आई हाँ, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ। तो ये भी तो यही तो है ना एक चीज। तो साइंस जहाँ पर फिलॉसफी अलग चीज, जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो अलग चीज है। उसको मतलब साइंस के जो से जोड़ के नहीं किया जा सकते। लेकिन जैसे साइंस एक्सपेरिमेंटल चीज है, वैसे ये भी एक्सपेरिमेंटल चीज, प्रैक्टिकल चीज है। सर अगर मैं प्रेजेंट बात करूं तो अब जो जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स पे आते हैं थोड़ा सा एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। सर जितने भी टीचर्स हैं अभी, अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो वो बड़े 1 मिनट में, जैसे अभी 5G का टाइम है, एक दिन से कॉल उठाते हैं और उनके पापा जी को फोन कर देते हैं। आप सर जिस दौर में आपने पढ़ाया है, जब आप रिटायर भी हुए, उस समय भी 2G भी नहीं था। हाँ। तो उस समय चुगली कैसे पहुंचती थी माता पिता के पास? आज तो बड़ा आसान हो गया है कि हाँ जी भाई, आपका बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है। आपके समय में ये कितना बड़ा चैलेंज था? देखो ये वेरी करता है मैन टू मैन, ओके। है ना? टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब टीचर्स सभी टीचर तो ऐसे कंप्लेंट नहीं करते हैं ना बच्चों की घर में जाके, अपने आप ही प्यार के साथ। अब बच्चा उन्होंने आपके पास भी, हमारे टाइम में पेरेंट्स जो होते थे वो बच्चे को टीचर के हवाले कर देते थे। अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बच्चे को डरा भी लेते थे हाँ, हाँ। सभी टीचर उस टाइम में। बिल्कुल। है ना, फिजिकल पनिशमेंट भी दे लेते थे। तो पर टीचर के मन में फिर भी बच्चे के प्रति प्यार ही होता था ना। ये थोड़ी है कि बच्चे को मतलब अगर थप्पड़ लगाया तो हम कोई मतलब हमारे मन में कोई क्रूएलिटी है फॉर द चाइल्ड, ऐसे थोड़ी। हमें ये होता था कि यार उन्होंने बच्चा भेजा है तो अच्छी बात सीखे, ये करे वो करे और गलती ना करे, तो गलती से हटाना होता था। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी होती थी कि बच्चे ऐसे। तो अब कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के ऊपर ज्यादा मतलब स्ट्रेस करते हैं। एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। नेगेटिव में तो ये होती है क्यों कर रहा है, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ये नहीं। तो बच्चा हर तरफ से डिस्करेज हो जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर अगर चलेंगे ना, तो बच्चे को एनकरेज करो, बेटे ये आप कर सकते हो, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया, अगर ये ऐसा अच्छा बना लिया तो ऐसा और भी बनाओ। आपने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, अरे एक और भी कर सकते हो, आप तो बहुत अच्छे कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो उसके ऐसा करने से ना फिर बच्चा प्रिंस गर्ग बन जाता है। वाह, वाह, वाह! सर आपके आपने चलो हँसा दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। एक सर आपके स्टूडेंट हैं राजीव जी, हाँ। गरली से बिलॉन्ग करते हैं, आज के समय में वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लिटिल फ्लावर स्कूल। सर उनका एक बड़ा प्यारा-सा क्वेश्चन आया था मेरे पास आया है उनका एक क्वेश्चन, बाद में वो इंटरव्यू भी देखेंगे तो खुश होंगे। सर उनका एक क्वेश्चन था, मैं उनको पूछता रहा कि मुझे आप आंसर दे दो, कहते नहीं वो सर आपको आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। उनका क्वेश्चन था सर, वो मेरे पास आया है, मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ, इसका आंसर सभी के पास आना चाहिए। आज के समय के टीचर्स और पहले यानी कि 2000 सन से पीछे चले जाते हैं और ये 25 साल, पिछले 50 साल और अभी के 25 साल। अभी जो टीचर्स हैं और जो 2000 सन से पहले थे या 2010 से पहले थे, इनमें क्या फ़र्क है? देखो ऐसे किसी को कंपैरिजन नहीं करना नहीं, चाहिए। कुछ अच्छा और कुछ आज के दोनों हो जाए। आजकल के जो टीचर्स हैं ना, उनके उनके नॉलेज का जो स्फीयर है ना, वो और किस्म का है। उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। हमारे टाइम में जो था वो सिलेबस ही होता था हमारे लिए ज़्यादा। लेकिन और ये भी फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स थे ना, हम जब पढ़ते थे तो टीचर्स में इतनी डिवोशन होती थी ना कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और दूसरा बाहर ऐसे-ऐसे घूम रहा है और ऐसे ऐसे काला-काला चेहरा करके देख रहा है कि ये छोड़ क्यों नहीं रहा क्लास को और मेरे 5 मिनट खा गया भई। और ऐसा भी कई बार होता था कि जैसे वो बाहर, तो वो एक-दूसरे को थोड़ा बहुत सुना भी देते थे, लड़ भी पड़ते थे, यार मैंने भी तो पढ़ाना था, आपने सारा टाइम ले लिया।
तो मेरे को तो अब शायद इस तरह की चीजें शायद क्योंकि कर नहीं पाते होंगे टीचर, या पता नहीं, अब मुझे नहीं पता। ओके। लेकिन जब तक हम एज प्रिंसिपल बन गए ना, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई। पर ऐसा ना हो, आज भी हो सकता है कुछ टीचर बड़े डिवोटी, और ये चीज की कमी तो कभी भी नहीं होती है। बहुत सारे बीच में बहुत अच्छे लोग होते सर हैं। मैं आपकी बात करूं तो आप एक बड़े सादे से हम्म, कुर्ता पजामा पहन के, पहाड़ी जैकेट पहन के घूमते हैं। हम्म, एक टीचर का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? वो अपने-अपने हिसाब से हो सकता है, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ इस शो के माध्यम से। पर आपके अकॉर्डिंग एक टीचर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड मतलब अगर आप पहनावे से या इस तरह से देखेंगे तब तो एज के मुताबिक ना, मतलब जैसे मैंने ये ड्रेस अडॉप्ट किया है तो मैं नॉर्मली इसको मैं पैंट कमीज भी पहन लेता हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन एज के साथ ये चीजें कंफर्टेबल लगती हैं। ओके। हाँ, और कुछ लोगों को पैंट भी कंफर्टेबल लगती होगी, लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल लगते हैं, तो मैं इसलिए इसको प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज और कुछ नहीं है। बाकी लिविंग स्टैंडर्ड की बातें तो अलग है ना। वो अब हमारे एक टीचर होते थे, छोटी सी बात से आपका जो है जवाब दे दूंगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ऊना से होते थे, अच्छे टीचर थे वो। तो उन्होंने एक बार एक बात कही थी हुँ, हुँ। कि मैं ना वो रिटायर होने के बाद भी यहाँ पर 1-2 दफा आए। हुँ। तो हमने जब उनसे पूछा कि सर आप, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि सर अब रिटायर हो गए, क्या करते हैं आप? तो कहता मैं अपने खेतों में आलू बीजता हूँ। अच्छा। तो हमने कहा यार आलू क्यों बीजते रहते हो आप? कहता ये बात मेरे जो नियर बाय लोग हैं ना वो भी पूछते हैं कि आलू क्यों बीजते हैं? इतनी आपको माड़े मोटे खाने मतलब गुजारे जितनी पेंशन तो मिल जाती है। हाँ। तो कहते हैं कि मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मैं एक टीचर रिटायर हुआ हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ उधर चौराहे पे बैठ के अगर ताश खेलूँगा ना, तो वाह, लोग वाह! बोलेंगे देखो मास्टर ताश खेल रहा है। हाय, 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 हाय! क्या बात है। तो मैं इसलिए बिज़ी रखता हूँ अपने आप को। हाँ, आलू अगर मैं बेचता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये है मतलब हमें, अगर टीचर हैं तो हमें उसको थोड़ा-सा सर बना हम के रख। हिमाचल के नहीं, हम इंडिया की बात करते हैं। हुँ। अ, अगर आज हम आपको मिलकर सारे वोट डालकर शिक्षा मंत्री बना दें, तो आप क्या ठीक करना चाहेंगे? या क्या ठीक चल रहा है उसको क्या प्लस करना चाहेंगे? शायद आपका ये जो शब्द है, वो शिक्षा मंत्री तक पहुँच जाएँ, हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं, उनके पास पहुँच जाएँ। क्या चेंज करना चाहेंगे? आपके पास लाइफ़ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। आपको लगता है चलो कि मैं शिक्षा विभाग वैसे मैं इतनी हैसियत में नहीं हूँ कि मैं नहीं, इस हम मान सकते सवाल हैं, का मान जवाब सकते दूँ। हैं। लेकिन मैं अगर अगर कभी ऐसा मौका मिले हुँ, तो मेरी तो ये सबसे बड़ी कोशिश होगी कि मैं टीचर्स को इतना फ्रीडम दूँ। आजकल टीचर्स के ऊपर ना बड़े और किस्म के काम डाल दिए हुए हैं। तो कि वो इतने फ्री रहें कि वो बच्चों को शिक्षा दें, मतलब एजुकेशन दें, पढ़ाई करवाएँ। बाकी कामों की तरफ ज़्यादा उनको ना लगाया जाए, ताकि वो अपने जॉब के साथ और बच्चों के साथ वो पूरा न्याय कर सकें। और ये पूरे इंडिया में है सर, जितने भी टीचर्स हैं उनको ये हाँ, काम हाँ। करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में करने पड़ते हैं। यही रीज़न है सर, गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाता और प्राइवेट सेक्टर वाले जो ज़्यादा ध्यान हाँ, दे पाते हैं। उनको इस तरह की ड्यूटीज़ नहीं होती है ना। अब बहुत सारे काम डाल दिए हुए हैं ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अ, इलेक्शन होगा तो भी महीना-महीना टीचर्स की वो लगी रहती हैं। ड्यूटी। मतलब हम इतना फ़ील करते थे कि अगर 2 दिन रिहर्सल हो जाती है तो 2 महीने पीछे चले जाते हैं बच्चे बिल्कुल, पढ़ाई में, बिल्कुल, है ना? क्योंकि स्कूल के अगर 10 टीचर बाहर हैं, 10 अंदर हैं तो 10 भी नहीं पढ़ा पाते वो। बिल्कुल। बड़ी बारीकी है ये एजुकेशन बड़ी बारीक चीज़ है। मैं इसलिए मुद्दे उठा रहा हूँ। और एक जो बच्चा बच्चा तो बड़ा सेंसिटिव होता है।
तो उसकी 1 दिन की 1 क्लास अगर चली जाती है ना, तो वो बहुत पीछे चला जाता है, वो रेगुलरिटी खत्म हो जाती है बच्चे की। और जब उसका माइंड जो है ना वो खाली रहता है, तो और बिना मतलब की चीज़ें उसमें भर जाती हैं। तो अगर वो ठीक ढंग से अगर उसको रेगुलर टीचिंग मिलती है ना, उसकी टीचिंग की जो रेगुलरिटी है ना, वो उसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ। और भी बहुत सारे काम टीचर्स को दे रखे होते हैं। फिर अब तो और भी बहुत हो गया है। चलो इसमें भी कोई भलाई होती होगी। यूनिफ़ॉर्म्स दो, मिड डे मील करो, ये करो, वो करो। ये सारी चीज़ें इसके लिए 1-2 आदमियों को रखा जा सकता है। अलग काफ़ी लोग हैं समाज में जो बेरोज़गार हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को इसके लिए लगाया जा टीचर्स को पढ़ाने का काम दिया जा सकता है। और बहुत सारे पढ़ा-लिखा है मतलब तबका है। जब आपको इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे ख़्याल में अगर किसी को ज़िम्मेदारी दी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो एक तो उनको कुछ न कुछ 4 दिन एक वो काम मिल जाएगा हाँ, हाँ। और दूसरे टीचर्स अपने काम में वो कर सकेंगे, अपना काम प्रॉपर्ली कर सकें। तो ये करना हो तो सरकार के पास बहुत कुछ होता है, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मतलब टीचर्स की जो टीचिंग का जो है ना उसको डिस्टर्ब जहाँ तक ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बच्चों का बड़ा भारी नुकसान होता है, ये मैंने अपनी लाइफ में फ़ील किया है। सर, पर चलो और क्या कर बीइंग ए स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हुँ, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ। हुँ, इंडिया में हम लोग अभी हिमाचल से थोड़ा बाहर चलते हैं। हुँ। इंडिया में ऐसा क्या है कि जो बच्चा जितना टैलेंटेड है उसे उसका मोल नहीं मिल पाता है? आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? पहले तो ये। हाँ, ये ऐसा है जो कुछ लोग ही हैं जो अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं और ये मोल भी जो है ना वो अलग-अलग उसकी परिभाषा हो सकती है। अब जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग करी है, तो उसको इंजीनियरिंग वाला जॉब चाहिए। हुँ, हुँ। अब इंजीनियरिंग वाला जॉब अगर प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है उसको, अगर 12,000 रुपया ही उसको मिल रहा है, तो उसको प्रॉपर्ली वो तो कोई उसका जॉब नहीं हुआ ना, बिल्कुल। है कि नहीं? अगर वो प्रॉपर जगह के ऊपर आएगा अपनी जैसे बीटेक की है बच्चे ने, पीडब्ल्यूडी में अगर वो एसडीओ लग जाता है, तो नेचुरली उसको अपनी जगह के मुताबिक मिल गया जॉब। तो ये है ना मतलब अब इसको क्या कह सकते हैं, कुछ जॉब्स कम और पढ़े-लिखे लोग कुछ ज़्यादा समझ लो कि ऐसे हैं, तो इसलिए भी है थोड़ा-सा और इसके बारे में सोचना चाहिए हमारे देश को, हमारे लोगों को कि जो भी बच्चा अ पढ़ लिख के उसके मुताबिक होता है तो उसकी एनर्जी को पूरा-पूरा क्योंकि इंजीनियर बनाने तक जो है या डॉक्टर बनाने तक जो है या आईआईटी करवाने तक जो है वो देश का भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं ना। हमें जब शिक्षा मिली है तो हमें देश के धन से मिली ना, हुँ, हुँ। पहली से लेकर मतलब जो एक हमारा देश है उसी समझो इनकम टैक्स के पैसे से या पब्लिक के पैसे से हमारा ये बिल्कुल। स्कूल चलते हैं, सब कुछ चलता है। तो इसी से होता है ना सब कुछ। तो फिर जब वो बच्चा पढ़ लिख के देश को देश को अपनी सेवाएँ देने के काबिल होता है, तो उसकी प्रॉपर यूटिलिटी या यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाती है। तो ये एक करने का है। ये बहुत सारे लोग फ़ील करते हैं, लेकिन आइडियली तो ये है कि ये करना चाहिए। लेकिन नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे अब इन बातों को हम इतना नहीं बोल सकते और कह भी नहीं सकते और हम शायद समझ भी नहीं सकते। हेलो दोस्तों, तो आज का ये जो एपिसोड है वो स्पॉन्सर्ड बाय है साईं कलेक्शन गर्ली और उनकी तरफ से हमारे जो प्यारे से गेस्ट हैं कुलदीप चौहान जी, उनके लिए एक प्यारा सा तोहफा है। सर आप कबूल करिएगा। धन्यवाद। और प्रिंस जी, बड़ा अच्छा लगा आपके पास आना और भगवान करे कि आप अपने मिशन में जो भी आज आप काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल कामयाब हों
और मेरी तो शुरू से ही दिल की एक तमन्ना है कि आप बहुत ही ऊंचाइयों को छुएं और जीवन का जो उद्देश्य है उसको भी हासिल करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जितने भी यहाँ पे दोस्त देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, और उन सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया है। और आप हमारा जो ये प्यारा-सा शो है, बड़का जी आगे, इसको ऐसे प्यार देते रहिए। और आने वाले सारे एपिसोड्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन आती रहे। और हम हर हफ्ते ऐसे ही महान-महान हस्तियाँ आप सभी के बीच लाते रहेंगे, और जिनके ज़िंदगी के तजुर्बों के साथ मैं भी कुछ सीखता रहूँगा और आपको भी कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय इंडिया।